स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। पहले राजा आए, राजा के बाद आए सामंत। सामंतों को खत्म करके पूंजीपतियों ने दुनिया की बागडोर संभाली। लेकिन जब इन्हीं पूंजीपतियों ने मजदूरों के खिलाफ शोषण शुरू किया, तब आई क्रांति। ये क्रांति उस विचार की थी जिसे आज भी लाल रंग और लाल सलाम के नाम से मजदूरों और किसानों से जोड़ा जाता है। ये क्रांति थी कम्युनिज्म की, जिसके मसीहा बने कार्ल मार्क्स और उनकी थियरीज। लेकिन जब कम्युनिज्म के आइडिया से मजदूर इकट्ठा हुए और पूंजीपतियों के खिलाफ विद्रोह करके सत्ता को उनके कब्जे से छीन लिया, तब सवाल उठा कि अब देश चलेगा कैसे? देश को चलाएगा कौन? और जो चलाएगा, क्या उसके भीतर फिर से राजा बनने की इच्छा नहीं आएगी? इन्हीं सवाल जवाब के बीच दुनिया में एक आइडिया ने जन्म लिया, जिसे नाम दिया गया सोशलिज्म। ये कम्युनिज्म के कंधे पर बंदूक रखकर पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला विचार था। लेकिन ये मार्क्स का कम्युनिज्म नहीं था, क्योंकि इस सोशलिज्म ने कहा कि एक सोशलिस्ट स्टेट में देश को चलाने के लिए एक गवर्नमेंट बनेगी, जो ये तय करेगी कि देश की कैपिटल और हर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर किसी व्यक्ति विशेष या पूंजीपति का कंट्रोल न हो। साथ ही वो सरकार समाज की जरूरतों के हिसाब से उस संपत्ति या पूंजी का बंटवारा करेगी, जिससे देश के हर तबके का विकास होगा। कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा और देश की संपत्ति पर सबका बराबर हक होगा। लेकिन क्या सोशलिज्म सिर्फ इतना ही था? जी नहीं, बल्कि आधुनिक इतिहास में जिस विचारधारा ने आज भी एक्सट्रीम कैपिटलिस्टिक स्टेट और एक्सट्रीम कम्युनिस्ट स्टेट के बीच सामंजस्य बनाए रखा है, वो सोशलिज्म ही है। इसी वजह से आज की इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि असल में समाजवाद है क्या, ये कैसे कम्युनिज्म के आइडिया से इवॉल्व हुआ और कैसे एक सोशलिस्टिक सोसाइटी कम्युनिस्ट आइडिया से अलग होती है। दोस्तों, इससे पहले कि हम शुरुआत करें, आप में से जिन लोगों को कम्युनिज्म की हिस्ट्री और उसकी फिलॉसफी को समझना हो, वो हमारी इस आइडियोलॉजी सीरीज की पहली वीडियो हिस्ट्री ऑफ कम्युनिज्म को देख सकते हैं। इससे आपको ये वीडियो और बेहतर समझ में आएगी। What is socialism? सोशलिज्म एक सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत है जो संपत्ति और प्राकृतिक संसाधनों के निजी मालिकाना हक की बजाय पब्लिक कंट्रोल की बात करता है। सोशलिस्ट सोच के अनुसार इंसान अकेले नहीं जीता या काम करता है, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन जीता है और काम करता है। इसे आप एक पॉपुलर मोटिवेशनल कोट से भी समझ सकते हैं। आप सबने कभी ना कभी ये जरूर सुना होगा कि संघर्ष ही जीवन है। लेकिन असल में ये मोटिवेशनल कोट एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी के सोचने का नजरिया है, जहां हर किसी को संघर्ष करके खुद को बेहतर बनाने और दूसरों से आगे निकलने की बात की जाती है। लेकिन इसी कोट को अगर आप सोशलिज्म के चश्मे से देखें, तो उसमें संघर्ष की जगह सहयोग ले लेता है। यानी एक सोशलिस्टिक सोसाइटी में यह कोट कुछ इस तरह से होगा: सहयोग ही जीवन है। यही कारण है कि एक सोशलिस्टिक सोसाइटी में जो भी चीज लोग बनाते हैं, वो किसी न किसी रूप में एक सोशल प्रोडक्ट होता है, जिसमें सबकी मेहनत लगती है। इसलिए जो भी व्यक्ति किसी प्रोडक्ट को बनाने में सहयोग करता है, वो उसमें अपना हिस्सा पाने का हकदार बन जाता है। यहीं से ये आइडिया पनपता है कि सोशलिज्म में पूरा समाज मिलकर संपत्ति का मालिक बने या कम से कम उसे कंट्रोल करे, ताकि ये सभी लोगों के वेलफेयर के लिए काम आए, न कि सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास ज्यादा पैसे हैं। इस आइडिया के आइडियल फॉर्म को समझने के लिए हम पेरिस कम्यून का एग्जाम्पल ले सकते हैं। दोस्तों, पेरिस कम्यून यानी एक ऐसा सोशल एक्सपेरिमेंट जो भले ही सिर्फ 72 दिनों तक चला, लेकिन आज भी एक परफेक्ट सोशलिस्ट सोसाइटी की मिसाल माना जाता है। 1871 में पेरिस में यह एक्सपेरिमेंट हुआ और इसने दुनिया को दिखा दिया कि सत्ता का मतलब सिर्फ हुकूमत नहीं, बल्कि हर इंसान को साथ लेकर चलना है। सबसे पहले इन्होंने सेना खत्म कर दी और एक सिविक मिलिशिया बनाई, जिसमें हर नागरिक शामिल था। इसका मतलब था कि सत्ता का इस्तेमाल जनता के खिलाफ नहीं हो सकता। शिक्षा को धर्म से अलग कर दिया गया और लड़कियों और लड़कों को समान पढ़ाई का अधिकार मिला। यह सोचा गया कि शिक्षा हर इंसान का हक है, न कि किसी खास विचारधारा का हिस्सा। महिलाओं के लिए कम्यून ने चाइल्ड केयर सेंटर्स शुरू किए, ताकि वो बिना किसी टेंशन के काम कर सकें। इसके साथ ही मजदूरों और ऑफिसर्स की सैलरी बराबर कर दी गई। ऑफिसर्स को मजदूरों से ऊपर नहीं रखा गया
और ये तय किया गया कि उनकी जिम्मेदारी जनता की सेवा हो, न कि पावर का गलत इस्तेमाल करना। पेरिस कॉम्यून में हर फैसला जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के जरिए लिया जाता था। इन प्रतिनिधियों को कभी भी हटाया जा सकता था। ये एक पारदर्शी और जवाबदेह सरकार का बेस्ट उदाहरण था। खाली इमारतों को गरीबों के घरों में बदला गया। आर्ट और कल्चर को बढ़ावा दिया गया। यह सुनिश्चित किया गया कि थिएटर, म्यूजिक और आर्ट सिर्फ अमीरों तक सीमित न रहे। पेरिस कॉम्यून का असली मकसद सिर्फ पूंजीवाद का विरोध करना नहीं था, बल्कि यह दिखाना था कि अगर सही सोच और एकजुटता के साथ समाज को चलाया जाए तो सबकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। दोस्तों, अब शायद आप समझ चुके होंगे कि सोशलिज्म क्या है, लेकिन बहुत से लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि जिन आइडियाज को हमने पहले डिस्कस किया वो तो कम्युनिज्म में भी देखने को मिलते हैं, तो फिर कम्युनिज्म और सोशलिज्म में अंतर क्या है? डिफरेंस बिटवीन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। सोशलिज्म और कम्युनिज्म को लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इन दोनों में बड़ा अंतर है। आसान भाषा में समझें तो सोशलिज्म में उत्पादन के साधन जैसे फैक्ट्री, खेत और खदानें सरकार के पास होती हैं, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने की इजाजत होती है। यानी आप घर, गाड़ी जैसी चीजें रख सकते हैं। सरकार इन साधनों से होने वाली आमदनी का इस्तेमाल समाज के विकास में करती है, जैसे कि मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और जरूरतमंदों की मदद। दूसरी तरफ कम्युनिज्म में सब कुछ सामूहिक होता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसी कोई चीज होती ही नहीं। यहां तक कि जमीन और घर भी कम्युनिटी के नाम होते हैं। हर किसी को उसकी जरूरत के हिसाब से सामान और सेवाएं मिलती हैं और अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं होता। सोशलिज्म में सरकार का बड़ा रोल होता है। वो ये सुनिश्चित करती है कि समाज में हर किसी को समान अधिकार और सुविधाएं मिले। लेकिन कम्युनिज्म में सरकार धीरे धीरे खत्म हो जाती है, क्योंकि पूरी कम्युनिटी खुद ही अपने फैसले लेती है। सोशलिज्म में आय को बराबरी से बांटने की कोशिश होती है, लेकिन थोड़ा अमीर गरीब का फर्क रह सकता है, क्योंकि लोगों को उनकी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से सामान और सेवाएं मिलती हैं। कम्युनिज्म में सब कुछ पूरी तरह से बराबर होता है, कोई अमीर गरीब नहीं होता। सोशलिज्म में बाजार का एक हिस्सा बना रहता है, यानी चीजें खरीदी बेची जा सकती हैं, लेकिन कम्युनिज्म में बाजार खत्म हो जाता है, क्योंकि हर चीज सामूहिक रूप से बांटी जाती है। अगर इसे और आसान बनाएं तो सोशलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहां सरकार लोगों के भले के लिए फैसले लेती है और हर किसी को एक हद तक समान अधिकार देती है। दूसरी तरफ कम्युनिज्म में हर चीज सामूहिक होती है और समाज का हर इंसान एक जैसा होता है। दोनों का मकसद भले ही समानता लाना हो, लेकिन उनके तरीके और सिस्टम अलग अलग हैं। इसी अंतर की वजह से दुनिया के बहुत से देश एक कम्युनिस्ट कंट्री तो नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने अपने यहां सोशलिज्म के आइडिया को जरूर इनकॉर्पोरेट किया है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल इंडिया ही है, जिसे आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सोशलिज्म इन इंडिया। जब भारत ने 1947 में आजादी हासिल की, तब ये देश एक नई दिशा की तलाश में था। उस समय दुनिया के कई हिस्सों में दो पोलर आइडियोलॉजीज का बोलबाला था, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। भारत ने इनमें से किसी एक को पूरी तरह से अपनाने की बजाय अपनी अनूठी राह चुनी। ये राह थी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को आत्मसात करने की। न तो ये रूस और चीन की तरह पूरी तरह कम्युनिस्ट बना, न ही अमेरिका की तरह पूंजीवादी। भारत का समाजवाद अपनी समस्याओं का समाधान खोजने और हर नागरिक को बराबरी का मौका देने की कोशिश थी। आजादी के बाद भारत गरीबी, अशिक्षा और आर्थिक असमानता जैसी समस्याओं से जूझ रहा था। देश को एक ऐसा मॉडल चाहिए था जो सिर्फ चंद लोगों को फायदा ना पहुंचाए, बल्कि समाज के हर तबके को साथ लेकर चले। इसी सोच के तहत भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 का मुख्य फोकस कृषि और सिंचाई पर था। यह इस बात का संकेत था कि देश की प्राथमिकता ग्रामीण भारत और वहां रहने वाले गरीब किसान थे। भाखड़ा नांगल डैम जैसी परियोजनाएं इसी सोच का हिस्सा थीं, जिनका मकसद था खेती की उत्पादकता बढ़ाना और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना। 1950 और 1960 के दशक में पब्लिक सेक्टर को स्पेशल अटेंशन दिया गया। नेहरू का मानना था कि बड़े उद्योग जैसे इस्पात, कोयला, रेलवे और ऊर्जा उत्पादन को सरकारी नियंत्रण में रखा जाए, ताकि इनका फायदा पूरे देश को मिले। इसी दौरान भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में बड़े इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। ये सिर्फ आर्थिक आधार नहीं थे, बल्कि सामाजिक समानता के प्रतीक भी थे।
1970 का दशक भारत के समाजवाद का एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा, क्योंकि इसी दशक में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, जो समाजवादी सोच का एक बड़ा प्रतीक बना। इस दौरान बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों और गरीब तबकों को लोन्स और फाइनेंशियल सर्विसेज उपलब्ध कराई जा सके। ये कदम दिखाता है कि सरकार समाज के हर हिस्से तक फाइनेंशियल इंक्लूजन पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध थी। इसके अलावा 1976 में संविधान में 42वें संशोधन के जरिए समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था, बल्कि भारत की सोच और दिशा का स्पष्ट संकेत था। एक और घटना जो भारत के समाजवादी स्वरूप को दर्शाती है, वो है हरित क्रांति। 1960 के दशक में खाद्य संकट से जूझ रहे देश ने उन्नत बीजों, सिंचाई और खेती के आधुनिक तरीकों को अपनाकर कृषि उत्पादन में बड़ा बदलाव किया। हालांकि इसने कुछ इलाकों में असमानता भी बढ़ाई, लेकिन इसने देश को फूड ग्रेन्स के लिए सेल्फ डिपेंडेंट बनने में मदद की। इसके साथ ही 1974 में कोऑपरेटिव मूवमेंट का एक बड़ा उदाहरण देखने को मिला, जब गुजरात के अमूल डेयरी मॉडल ने सफलता हासिल की। यह सिर्फ आर्थिक आंदोलन नहीं था, बल्कि ये दिखाता था कि सहकारिता के जरिए किस तरह छोटे किसान और मिल्क प्रोड्यूसर्स एक साथ मिलकर अपनी आजीविका सुधार सकते हैं। ये समाजवाद का एक जीवंत मॉडल था, जहां सामूहिक प्रयासों से समाज के कमजोर वर्ग को मजबूत बनाया गया। दोस्तों, भारत में समाजवाद सिर्फ आर्थिक योजनाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि सामाजिक सुधारों में भी झलकता था। उदाहरण के तौर पर संविधान के जरिए समानता के अधिकार को स्थापित किया गया। जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव को खत्म करने की कोशिश की गई। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी समाजवादी सोच दिखी। आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना ये सुनिश्चित करने के लिए की गई कि हर वर्ग को उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। हालांकि यह कहना गलत होगा कि भारत का समाजवाद पूरी तरह सफल रहा। करप्शन, पुअर एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज ने समाजवादी सोच को कमजोर किया। फिर भी भारत ने यह दिखाया कि लोकतंत्र और समाजवाद साथ साथ चल सकते हैं। यही कारण है कि आज भी भारत की कई योजनाओं में समाजवाद की झलक देखी जा सकती है। चाहे वो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा हो, या फिर प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये सभी गवर्नमेंट स्कीम्स आज भी इंडिया को एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बनाने में बड़ा रोल प्ले करते हैं। इस तरह से भारत समाजवाद के उस पहलू के साथ खुद को जोड़ता है जो देश के संविधान और लोकतंत्र को बिना नुकसान पहुंचाए उन लोगों को बराबरी का दर्जा दे सके जो कमजोर वर्गों से आते हैं। आज जिस फ्रीबीज को एक पॉलिटिकल टूल बना दिया गया है, वो भी इंडिया के सोशलिज्म की ही एक देन है। और आज यही फ्रीबीज बहुत बड़े स्तर पर यह तय करती हैं कि देश में होने वाले अलग अलग चुनावों में कौन सी पार्टी जीतेगी। यानी भारत के लोकतंत्र में सोशलिज्म का आज भी बड़ा रोल है। इसीलिए इसे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के नाम से जाना जाता है। लेकिन सोशलिज्म सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि इस आइडिया के जन्म लेने के बाद से अब तक इसके कई रूप देखने को मिल चुके हैं। इसीलिए आइए इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सोशलिज्म और उनके एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ सोशलिज्म। दोस्तों, सोशलिज्म के वैसे तो बहुत से प्रकार हैं, क्योंकि यह आइडिया जहां जहां पहुंचा वहां पर लोगों ने इसे अपनी जरूरत के हिसाब से अपनाया। लेकिन सोशलिज्म के 3 टाइप्स ऐसे हैं जो दुनिया भर में देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, वही समाजवाद जो भारत में देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम वीडियो में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यानी इस तरह के सोशलिस्टिक स्टेट में समाजवाद को डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ जोड़ा जाता है। इसमें समाज और अर्थव्यवस्था को एक चुनी हुई सरकार चलाती है। सरकार के जरिए सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की जाती है, जिससे उत्पादन के साधन समाज में बराबरी से बांटे जाते हैं और हर किसी की जरूरत पूरा होती है। इसके बाद आता है मार्केट सोशलिज्म। मार्केट सोशलिज्म का मतलब है कि आम कामगार लोग प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, यानी मजदूरों को यह हक मिलता है कि वे रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी संभालें। इसके अलावा अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन हो तो वे उसे फ्री मार्केट में बेच सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो मार्केट सोशलिज्म असल में पूंजीवाद और पूर्ण समाजवाद के बीच एक बैलेंस बनाने का काम करता है, जिसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल युगोस्लाविया था।
यूगोस्लाविया एक ऐसा देश था जो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता था। 1948 में सोवियत यूनियन से अलग होने के बाद जोसेफ ब्रोज टीटो ने एक नया मॉडल अपनाया जिसे मार्केट सोशलिज्म कहा गया। इस मॉडल की सबसे अनोखी बात थी वर्कर सेल्फ मैनेजमेंट, जिसमें फैक्ट्रीज और बिजनेसेस का कंट्रोल वर्कर्स के हाथों में होता था। वर्कर्स अपने मैनेजर्स को खुद इलेक्ट करते थे और प्रॉफिट का एक हिस्सा उनके बीच डिवाइड किया जाता था। यूगोस्लाविया के इकोनॉमिक सिस्टम में सेंट्रल प्लानिंग के बजाय डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट किया गया। लोकल एंटरप्राइजेज और रीजन्स को डिसीजन मेकिंग में ऑटोनॉमी दी गई, जो सोवियत स्टाइल सोशलिज्म से बिल्कुल अलग था। इकोनॉमी को डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर चलने दिया गया, लेकिन ओनरशिप सोसाइटी के पास ही थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड नहीं थी। इस सिस्टम ने इक्वालिटी और एफिशिएंसी के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश की, जिसका रिजल्ट ये रहा कि यूगोस्लाविया में पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई और लोगों के पास इकोनॉमिक फ्रीडम भी देखने को मिलता था। 1950s और 60s के दौरान यूगोस्लाविया की इकोनॉमी ने तेज ग्रोथ देखी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी काफी अच्छा था। हालांकि ये मॉडल बहुत समय तक चल नहीं पाया, लेकिन आज भी यूगोस्लाविया का मार्केट सोशलिज्म एक यूनिक एक्सपेरिमेंट था जो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के बीच एक थर्ड वे को दिखाता है। आज भी ये एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी के रूप में माना जाता है जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम्स को समझने में मदद करता है। मार्केट सोशलिज्म के बाद अब बात करते हैं रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म की। रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो ये मानती है कि सोसाइटी में फंडामेंटल चेंजेस लाने के लिए रेवोल्यूशन जरूरी है। इसके सपोर्टर्स का कहना है कि कैपिटलिज्म के स्ट्रक्चर को पीसफुल रिफॉर्म्स के थ्रू खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि एक बड़े रेवोल्यूशन के जरिए ही एक नई सोशलिस्ट सोसाइटी स्टैब्लिश हो सकती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रशिया का 1917 का बोल्शेविक रेवोल्यूशन। बोल्शेविक रेवोल्यूशन व्लादिमीर लेनिन और उनके सपोर्टर्स की लीडरशिप में हुआ। इस मूवमेंट का एम था एक ऐसी गवर्नमेंट बनाना जो वर्कर्स और पेजेंट्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करे। जार निकोलस II की मॉनर्की को ओवरथ्रो करके उन्होंने एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की। ये एक वायलेंट प्रोसेस था जिसमें बहुत से लोग शहीद हुए, लेकिन लेनिन और उनके कॉमरेड्स मानते थे कि यह सैक्रिफाइस जरूरी था एक नए और इक्विटेबल सोसाइटी के लिए। रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म का यह मानना है कि रूलिंग क्लास अपने पावर और रिसोर्सेज को कभी वॉलंटरीली गिव अप नहीं करेगी, इसलिए एक आर्म्ड स्ट्रगल या मैस अपराइजिंग जरूरी होती है। इस आइडियोलॉजी के सपोर्टर्स का कहना है कि जब तक कैपिटलिस्ट सिस्टम को जड़ से नहीं उखाड़ा जाता, तब तक रियल इक्वालिटी और जस्टिस नहीं आ सकते। लेकिन इसका क्रिटिसिज्म भी होता है। क्रिटिक्स मानते हैं कि रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म अक्सर वायलेंस और अथॉरिटेरियनिज्म को प्रमोट करता है। जैसे सोवियत यूनियन में रेवोल्यूशन के बाद एक अथॉरिटेरियन सिस्टम डेवलप हो गया जो उन्हीं आइडियल्स के खिलाफ था जिनके लिए रेवोल्यूशन किया गया था। आज भी रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म उन सोसाइटीज में पॉपुलर है जहां इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा है, लेकिन इसे इंप्लीमेंट करना हमेशा एक चैलेंजिंग और कंट्रोवर्शियल प्रोसेस रहा है। कंक्लूजन। दोस्तों, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सोशलिज्म पूंजीवाद के खिलाफ एक लड़ाई से उपजा हुआ आइडिया है, लेकिन उसने खुद को कम्युनिस्ट स्टेट बनने से भी बचाने के प्रयास किए। इसमें सब कुछ को सिर्फ लोगों के ऊपर छोड़ दिए जाने के बजाय एक ऐसी गवर्नमेंट या ऐसे रेगुलेशन को डेवलप करने पर जोर दिया गया है जो समाज की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाए और सोसाइटी में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर प्राइवेट कंट्रोल को अबॉलिश करे, ताकि सबकी क्षमता और उसके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से रिसोर्सेज मिले। वैसे तो अपने आप में ये आइडिया भी बहुत सी कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री से भरा पड़ा है, लेकिन आज यही सोशलिज्म का आइडिया दुनिया भर की गवर्नमेंट्स की वेलफेयर करने, पॉवर्टी को खत्म करने और हर क्लास को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए बाध्य करता है। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म भले ही एक स्कूल ऑफ थॉट से आते हों, लेकिन कम्युनिज्म की तुलना में सोशलिज्म का आइडिया व्यावहारिक रूप से ज्यादा सटीक है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।